नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से आपका अपने चैनल ऑप्शन लेक्चर 2.0 पर। आज की इस वीडियो में बात करेंगे ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम और यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में आपको इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल से जानकारी में देने वाला हूँ। कब ये स्कीमें लागू हुई थी, कब ये स्कीमें बंद हुई है, किस पेंशन स्कीम में कितने लाभ है, कितने नुकसान है, कौन सी पेंशन स्कीम कर्मचारी के लिए फ़ायदेमंद है, बिल्कुल सारी बातें डिटेल्स में आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले जिस साथी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर देना। साथियों, जो ये पेंशन स्कीम है, पुराने कर्मचारियों को तो शायद सभी को मालूम है, सभी को पता है इन स्कीम्स के बारे में, जो भी पेंशन स्कीम है। लेकिन जो नए कर्मचारी हमारे जो ग्रुप डी में लगे हैं या ग्रुप 57 में लगने वाले हैं या जेई लगने वाले हैं या टीजीटी लगे हैं, जो भी नए कर्मचारी लगे हैं हमारे, उन सभी साथियों के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन तीनों स्कीम्स के लिए, ये जो तीनों ही पेंशन स्कीम है, चाहे ओपीएस है, चाहे एनपीएस है, चाहे यूपीएस है, इन तीनों स्कीम में कौन सी ज़्यादा फायदेमंद है उसके लिए बात करेंगे। तो सबसे पहले इन स्कीमों के बारे में हमको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम। ये पेंशन स्कीम क्या थी जी? जो हमारे 2005 से पहले कर्मचारी थे जितने भी, चाहे सेंटर के हो चाहे स्टेट के हो, सभी कर्मचारियों के ऊपर ये लागू थी शुरू से ही। ओपीएस जिसको बोला जाता है, जिसके लिए बार बार आंदोलन होते हैं कि पुरानी पेंशन बहाल करो, ओपीएस हमें लागू करो। तो जो पुरानी पेंशन स्कीम थी उसको लागू करवाने के लिए जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है भाई, वो धरने प्रदर्शन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उस स्कीम के जो फायदे थे बहुत ही ज़्यादा थे। ओल्ड पेंशन स्कीम 2005 से पहले ये स्कीम लागू थी। इसके अंदर सबसे पहले बात करते हैं ओपीएस के जो फायदे थे भाई, ठीक है, क्या क्या इसके अंदर की पॉइंट थे, क्या क्या फीचर्स थे इसके अंदर। सबसे पहले तो इसके लिए एक सुनिश्चित पेंशन का प्रावधान था कि आपको रिटायरमेंट के ऊपर एक फिक्स जो आपकी पेंशन आपको मिलने वाली है, जो आपके बुढ़ापे का सहारा होने वाली है, जो आप अंतिम समय में यानी आपकी जो रिटायरमेंट टाइम पर लास्ट मंथ में जो आपकी सैलरी मिलती थी, ठीक है, उसका 50% यानी अगर जैसे लास्ट मंथ में जब आप रिटायर हुए उस टाइम आपकी सैलरी कितनी थी जी? मेरी सैलरी थी जी 60,000, तो उसका 30% 50% यानी 30,000, तो 30,000 आपको मिलती थी जी पेंशन। बेसिक का 30% प्लस डी उसमें जुड़ते रहते थे और समय समय पर इंक्रीमेंट लगते रहते थे, उसमें समय समय पर उसका डीए बढ़ता रहता था। यानी बहुत अच्छी स्कीम थी बुढ़ापे के सहारे के लिए ओपीएस। उसके साथ साथ उसमें एक जीपीएफ जनरल प्रोविडेंट फंड का भी प्रावधान था भाई, जिसके अंदर क्या था, कर्मचारी अपनी मर्जी से 5,000 10,000 पर मंथ हर महीने के हिसाब से अपने प्रोविडेंट फंड, जनरल प्रोविडेंट फंड में पैसे जमा करता था, जहाँ पर उसको ब्याज सहित जब वो रिटायरमेंट होता था पूरा पूरा पैसा ब्याज सहित मिल जाता था। और अगर वो बीच में भी जैसे भाई कभी उसको जरूरत पड़ी, वो कटवाना चाहता है जीपीएफ में से पैसा, तो कभी भी निकलवा सकता था, कोई समस्या नहीं थी। एक तो वो ये फ़ायदा था भाई। और तीसरी बात, जैसे अब जो एनपीएस है, एनपीएस में 10% कर्मचारी कटता है, 14% में वर्तमान सरकार उसके अंदर अंशदान करती है भाई, ठीक है। यानी कि जो शेयर है 10% एम्प्लॉय के कटते हैं पैसे, 14% उसके अंदर जो गवर्नमेंट है, चाहे सेंटर गवर्नमेंट चाहे स्टेट गवर्नमेंट है, 14% गवर्नमेंट देती है भाई, जो पैसा आपका जमा होता है। लेकिन पहले एम्प्लॉय का नहीं कटता था भाई। ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम में एम्प्लॉय का पैसा नहीं कटता था बिल्कुल भी, सिर्फ गवर्नमेंट देती थी उसके अंदर, जो बाद में उसको पेंशन के रूप में पैसे मिलते थे। ये सारे के सारे फीचर्स थे भाई। और जैसे आपके पारिवारिक जो पेंशन है भाई, फैमिली पेंशन, ठीक है, पारिवारिक पेंशन का भी उसके अंदर प्रावधान था। तो ये बहुत सारी ऐसी स्कीमें थी जिसके बहुत ज़्यादा फायदे थे। ओल्ड पेंशन स्कीम जो वर्तमान में कर्मचारियों की हटा दी गई थी 2005 के बाद, जो साथी लगे थे और जो नेतागण हैं, जो हमारे पॉलिटिशियन हैं, वो आज भी ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम ले रहे हैं। इसके साथ साथ इसके अंदर एक ग्रेजुइटी का भी प्रावधान था। ग्रेजुइटी दी जाती थी भाई जब भी कर्मचारी रिटायर होता था, लगभग 20 लाख के करीब ग्रेजुइटी का भी प्रावधान था ओपीएस पुरानी पेंशन स्कीम के अंदर। उसके बाद 2005 के बाद जो नई स्कीम है, न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस इंट्रोड्यूस की गई भाई। एनपीएस में क्या था? एनपीएस में एक प्रकार का प्राइवेट सिस्टम था भाई। जैसे प्राइवेट कंपनी में आप लगते थे ना कि 10% एम्प्लॉय के पैसे कटेंगे और भाई 10-15%
इसके अंदर जो कंपनी वो देगी। उसी प्रकार ये बिल्कुल शेयर मार्केट के ऊपर बेस्ड स्कीम थी भाई, एनपीएस शेयर मार्केट बेस्ड स्कीम, यानी कि 10% आपका पैसा कटता था, उसके बाद 14% पैसा गवर्नमेंट उसके अंदर देती थी, और जब आप रिटायरमेंट होते थे उसके अंदर पेंशन का कोई प्रावधान नहीं था भाई कि आपको सुनिश्चित है कि 20%, 25%, 50% पेंशन मिलेगी, ऐसा उसके अंदर कुछ था ही नहीं एनपीएस के अंदर। ठीक है, उसमें क्या था, जैसे आप 10% आप खुद देते हो, आपके कटते हैं एनपीएस के बेसिक प्लस डीए का 10% कटता है आपका हर महीने, और 14% इसमें गवर्नमेंट देती है भाई। तो इसके अंदर आपका जितना भी पैसा जमा होता था वो पैसा 60% आपको रिटायरमेंट के टाइम आपको पूरा मिल जाता, 60%, और 40% की आपकी पेंशन मिल जाती थी। ठीक है, यानी आपके जैसे अकाउंट में भाई ये मान कर चलो कि 10 लाख रुपए आपके जमा हो गए, 10 लाख में से 60% यानी कि 6 लाख आपको एकदम दे देंगे, और 40 जो आपके बच के 4 लाख उसकी आपकी पेंशन बना देंगे पर मंथ जितनी बनती है। तो आप देख सकते हो भाई जो पुराना जो एनपीएस था, नया न्यू पेंशन स्कीम, कितनी ज़्यादा उसके अंदर बेकार सिस्टम था, यानी कर्मचारी के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानमंद ये स्कीम थी। जीपीएफ का उसमें कोई प्रावधान था ही नहीं, सारा का सारा जो आपका पैसा था भाई वो मार्केट के अंदर लगता है। ठीक है, एसबीआई में लगता है, और 1, 2, 3 फंड में इसमें पैसा वो लगता है, बिल्कुल 30% 33% ऐसे लगता है। तो सारा का सारा पैसा आपका मार्केट बेस्ड होता है, बिल्कुल शेयर मार्केट में पैसा लगता है आपका, जो भी फ़ायदा नुकसान है वो कर्मचारी के ऊपर है भाई। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा एनपीएस के अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी जो कर्मचारी के लिए बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं थी। उसके बाद अभी फिलहाल इतना ज़्यादा जो प्रदर्शन किए गए, विरोध किए गए कि पुरानी पेंशन बहाल करो, पुरानी पेंशन लागू करो, कर्मचारी हो चाहे सेंटर के कर्मचारी हो चाहे स्टेट के कर्मचारी हो, हर जगह जहाँ भी चुनाव हुआ वहाँ पर ये मुद्दा उठा भाई ओपीएस का, ओल्ड पेंशन स्कीम का। तो उसको देखते हुए अब जो वर्तमान सरकार है, सेंटर सरकार में 1 अप्रैल 2025 से ये स्कीम लागू हो जाएगी, यूपीएस। तो अब जो नई स्कीम आई है यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम, इसके अंदर क्या है भाई, इसके अंदर सबसे पहले तो आपकी पेंशन सुनिश्चित की गई है। जिस वर्ष आप रिटायर होंगे उसके टोटल, जैसे 12 मंथ के लास्ट के 12 मंथ, जिस वर्ष आप रिटायर हुए तो 12 मंथ का एवरेज निकाला जाएगा कि 12 मंथ की इसकी बेसिक सैलरी कितनी थी, उसका एवरेज निकाल कर उसका 50% आपकी पेंशन बना देंगे। ठीक है, प्लस आपको डीए वगैरह जुड़कर अच्छी पेंशन अब मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये ठीक है भाई, एनपीएस से ठीक है ये। ठीक है, उसके बाद पैसे इसमें भी कटते रहेंगे जी, आपके 10% आपके कटेंगे, और पहले 14% गवर्नमेंट कटता था, अब गवर्नमेंट इसके अंदर 18.5% अपना कंट्रीब्यूट करेगी भाई। जो कंट्रीब्यूट होगा वो गवर्नमेंट का वो बढ़ गया है, 14 से 18.5% हो गया है। एम्प्लॉय का 10% कटेगा, जैसे बेसिक प्लस डीए का 10% एनपीएस के अंदर कटता था वैसे यूपीएस के अंदर कटेगा। ठीक है, उसके बाद आपको ये जैसे पहले 60% मिलता था एनपीएस के अंदर, अब क्या होगा, आपका पूरा का पूरा पैसा ब्याज वगैरह जुड़कर आपको रिटायरमेंट के टाइम एक ही किस्त में, ठीक है, एक मुश्त राशि में आपको मिल जाएगा, कोई समस्या नहीं आएगी। और जो गवर्नमेंट ने 18% आपको दे रही है, गवर्नमेंट कट रहा है, जो गवर्नमेंट का अंशदान हो रहा है, जो कंट्रीब्यूट गवर्नमेंट कर रही है, उसकी आपकी बन जाएगी पेंशन। इसके कर्मचारी के ऊपर या गवर्नमेंट के ऊपर भी कोई ज़्यादा बोझ नहीं पड़ने वाला। इस प्रकार सरकार के द्वारा ये दलील दी गई है। दूसरी बात ये भाई, पेंशन, इसमें जो पारिवारिक पेंशन है अपने परिवार की, अगर जो कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो पेंशन को जो कर्मचारी के परिवार वालों को भी निश्चित पेंशन दी जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 60% जो कर्मचारी को पेंशन मिलती थी उसका 60% परिवारजन को भी आपकी पेंशन का प्रावधान इसके अंदर किया गया है। और इसके अंदर एक बात है भाई, अगर आप 25 वर्ष की अपनी सर्विस है, जो गवर्नमेंट सेवा है, आपकी सरकारी सेवा है, एज ए कर्मचारी के रूप में, अगर आप 25 वर्ष तक कंप्लीट करते हो, पूरा करते हो, तभी आपको 50% जो पेंशन है वो मिल पाएगी। ये इसके अंदर कंडीशन है भाई। जैसे ये मानो आप कि मैंने को तो जी 15 साल ही सर्विस मैंने की है, 15 साल करोगे तो आपको 15% जो आपके जैसे 50% है ना, तो उससे कम हो जाएगी। 15 साल के हिसाब से आपकी कम होती जाएगी। जैसे मैंने 25 साल की है तो मेरे को 50% मिलेगी। जैसे मैंने 20 साल की है जो 45% मिलेगी। अगर मैंने जो मेरी सर्विस है मैंने 15 साल की है तो और कम हो जाएगी। ऐसे ऐसे कम होती जाएगी।
अगर मैंने 10 साल के करीब, 10 साल से कम सर्विस की है भाई, ठीक है, 10 साल या 10 साल से कम सर्विस करेंगे तो उसके अंदर सरकार ने 10,000 मिनिमम पेंशन कर्मचारी की बनाने का प्रावधान किया है कि 10,000 पर मंथ, पर महीने तो आपको बेसिक पे मिलेगी ही मिलेगी, यानी आपको जो पेंशन है वो मिलेगी ही मिलेगी, प्लस डीए आपका जिस उस टाइम जो आपका डीए होगा, जिस टाइम आप रिटायर होंगे भाई, वो आपको मिल जाएगा बेसिक प्लस डीए, ठीक है। 10,000 में आपका डीए जुड़ जाएगा तो टोटल आपको पेंशन मिल जाएगी। तो ये 3-4 बातें आपके इसके अंदर बताई गई है। और जो ओपीएस है, एनपीएस है और यूपीएस है, तो तीनों के बारे में मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से बता दिया है भाई, ठीक है। बाकी जो यूपीएस के अंदर और भी कुछ प्रावधान किए गए उसके बारे में भी सारी बातें जब आपका पूरी तरीके से गजट आ जाएगा, पूरी डिटेल उसके अंदर मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल जो मोटी मोटी बातें हैं, ठीक है, इनके जो 3 पिलर थे, सुनिश्चित पेंशन आपको उपलब्ध करवाना, कर्मचारी को सुनिश्चित पेंशन देना, परिवार को सुनिश्चित पेंशन देना, ठीक है, और एक जो आपकी कम से कम एक मिनिमम पेंशन फिक्स की गई कर्मचारी के लिए 10,000। तो इस प्रकार ये सारे के सारे प्रावधान इसके अंदर यूपीएस के अंदर किए गए हैं। जो यूपीएस है इसके अंदर भाई ग्रेजुएटी के अलावा एक प्रावधान और किया गया है, एक पॉइंट और है जो ग्रेजुएटी आपको दी जाती है। ग्रेजुएटी के अलावा जैसे आपकी सैलरी 60,000 पर आप रिटायर हुए हो भाई, 60,000 60,000 पर अगर आप रिटायर हुए तो 1/10 उसमें बेसिक प्लस डीए सारा मैंने जोड़ लिया कि आपकी जो बेसिक है और आपका जो डीए है दोनों जोड़कर जैसे 60% है तो उसका 1/10 यानी कि 6,000। तो आपके जो सुपरनेशन, जो सुपर एनुएशन यानी कि आपका जो सेवानिवृत्ति का टाइम है उस डेट से प्रत्येक 6 महीने बाद, जैसे आज 1 जनवरी को रिटायर हुआ है तो 6 महीने बाद यानी जून के बाद आपको आपकी जो बेसिक प्लस डीए का 10% का 10वां हिस्सा, 10% ही मान लो आप, यानी जैसे 60,000 का 10वां हिस्सा, तो यानी माने आप कि 6,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा भी मिलेंगे भाई, ठीक है, प्रत्येक 6 मंथ यानी साल में 2 बार आपको ये बेनिफिट भी यूपीएस के अंदर मिलने वाला है। आपकी टोटल जो पे है उसका 1/10 प्रत्येक 6 महीने के अंतराल पर आपको ग्रेजुएटी के अलावा वो भी मिलते रहेंगे। तो सारी स्कीमें मैंने बता दी है, ओपीएस, उसके बाद एनपीएस और उसके बाद यूपीएस। बाकी यूपीएस की जो बिल्कुल डिटेल है, जैसे ही गजट आता है बिल्कुल पूरी डिटेल में पॉइंट टू पॉइंट आपको स्कीम बता देंगे, मोटी मोटी बता दिया भाई। एनपीएस से बेहतरीन है। देखो एनपीएस से बेहतरीन क्यों है, क्योंकि पेंशन तो एश्योर्ड है, कम से कम बुढ़ापे में जो पेंशन का सहारा कोई भी कर्मचारी चाहता है, कम से कम वो सहारा तो मिलेगा। पेंशन तो कम से कम आपकी बनेगी 50% आपकी बेसिक पे का। उसके अलावा अगर आपकी किसी कारणवश मृत्यु हो जाती कर्मचारी की, तो जो कर्मचारी की पेंशन थी भाई उसका 60%, जैसे भाई किसी कर्मचारी की पेंशन थी 50,000 रुपये, तो उसका 60% यानी कि 30,000 रुपये तो उसकी फैमिली को भी मिलेगी अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो ये सारी मैंने डिटेल बता दी आपकी। सबसे बेहतर तो ओपीएस है, ठीक है, ओपीएस के बाद आपका यूपीएस है और एनपीएस तो है ही नहीं भाई कुछ, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से देख लेना, बाकी जो भी और जानकारी आएगी आपको मैं इस चैनल के माध्यम से बताता रहूँगा। सभी साथी, सभी नए कर्मचारी चैनल पर जुड़ते रहो, ऐसे बहुत सारी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको कर्मचारी से संबंधित इस चैनल पर देता रहूँगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा।